आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। एसएससी सीजीएल मेंस के लिए ये मैथ्स का लेक्चर 1 है और ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैं शुरू में उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूँगा जो आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं, जो आपके मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते हैं, या वो टॉपिक्स जिस पे आपका प्री के टाइम पे फोकस बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेंस की मॉक लगा रहे होगे या लगाओगे तो आप इस चीज़ को देखोगे कि ये जो एडिशनल टॉपिक्स हैं ना, आपके इन टॉपिक से क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा गलत होंगे। तो मेरा मोटिव यही है कि शुरू में मैं लेक्चर्स को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया हूँ जिससे आपके मॉक्स में स्कोर बढ़ने लगेंगे और आप देखोगे कि हर एक लेक्चर के बाद आपको मॉक्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे सेरन भाई के पास 3 बैग्स हैं, 100 मार्बल्स ईच में हैं। द फर्स्ट बैग जो है इसमें 25 ब्लू एंड 75 रेड मार्बल्स हैं। ऐसे ही सेकंड बैग में मार्बल्स हैं और थर्ड बैग में आपके कुछ मार्बल्स हैं, कुछ रेड के हैं, कुछ ब्लू के हैं। ठीक है, अब मार्बल इज रैंडमली चूजन फ्रॉम वन ऑफ द बैग। ठीक है, एक मार्बल को किसी एक बैग से चूज किया गया। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो मार्बल है वो रेड कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 बैग्स हैं। पहला बैग ये मान लो, दूसरा बैग ये है, तीसरा बैग ये है। इसमें 25 ब्लू एंड 75 रेड, इसमें 60 ब्लू और 40 रेड, और सॉरी 40 ब्लू और 60 रेड है। ठीक है, 40 ब्लू, एक सेकेंड, 40 ब्लू एंड 60 रेड्स, और इसमें 55 ब्लू एंड 45 रेड्स मार्बल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से उसने किसी एक बैग से एक मार्बल निकाला है और वो मार्बल रेड है, तो वो जो मार्बल है वो इस बैग से भी निकल सकता है, इस बैग से भी निकल सकता है, इस बैग से भी निकल सकता है। इन तीनों में से किसी एक बैग से निकला है, तीनों से नहीं निकला है। ठीक है, किसी एक बैग से निकला है, तो या तो इस बैग से निकला होगा, या तो इससे निकला होगा, या तो इससे निकला होगा। तो ये जो मैं या बोल रहा हूं ना, या का मतलब होता है और प्रोबेबिलिटी में और को हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, मतलब इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी प्लस इसमें से। प्लस क्यों? क्योंकि हम किसी एक में से निकाल रहे हैं, तीनों में से नहीं निकाल रहे। अगर मुझे इसमें से भी रेड निकालना होता और इसमें से भी रेड निकालना होता और इसमें से भी रेड निकालना होता, तब मैं वहाँ पे मल्टीप्लाई करता। लेकिन मैं मार्बल तो एक निकाल रहा हूँ ना, एक बैग में से निकाल रहा हूँ ना, तो वो किसी भी एक बैग से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर तीनों से निकालता तो मुझे इससे भी निकालना होता, इससे भी निकालना होता, इससे भी निकालना होता। उस केस में प्रोबेबिलिटी जो भी इससे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आती, इससे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आती, इससे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, उसको मैं मल्टीप्लाई करता अगर मैं तीनों बैग से निकालता तो। लेकिन मैं किसी एक बैग से निकाल रहा हूँ तो मैं किसी तीनों में से किसी भी बैग से निकाल सकता हूँ, और केस लगा रहे हैं तो उस केस में हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, शुरू में आपको समझा रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा बेस क्लियर हो। ठीक है, तो मैं या तो इस बैग से निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस बैग से निकाल रहा हूँ तो पहले मैं इस बैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इसमें से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं दोनों काम कर रहा हूँ, इस बैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें से रेड मार्बल निकाल रहा हूँ। तो बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इस बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मैं दोनों ही काम कर रहा हूँ। इस बैग को सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर इसमें से रेड मार्बल निकाल रहा हूँ, एक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस बैग को सेलेक्ट करके इसमें से रेड मार्बल निकालेंगे, फिर इस बैग को सेलेक्ट करेंगे, इसमें से रेड मार्बल निकालेंगे, इस बैग को सेलेक्ट करेंगे, इसमें से रेड मार्बल निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड हमने शुरू में समझ लिया क्योंकि ये और है, हमें किसी एक में से निकालना है। ठीक है, तो इस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे 3 बैग्स हैं, इस 3 में से मैं इस बैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल मार्बल्स 100 हैं, इसमें रेड मार्बल आपका 75 है, तो 75/100। ऐसे ही मैंने इस बैग को सिलेक्ट किया, 1/3 प्रोबेबिलिटी इस बैग को सिलेक्ट करने की, इसमें से रेड मार्बल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी 60 मार्बल्स हैं, टोटल मार्बल्स आपके 100 हैं जिसमें 60 रेड है, तो 60/100। फिर मैंने तीसरे बैग को सिलेक्ट किया, इसमें से रेड मार्बल्स कितने हैं 45, टोटल मार्बल्स कितने हैं 100। तो बिल्कुल एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसको मैं ऐड कर दूं तो आपका 105 180/300 आ जाएगा, 180/300 मैं 6 से काट दूंगा तो आपका 3/5 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हम मार्बल निकाल रहे हैं वो इस बैग से भी निकाल सकते हैं, या तो इस बैग से निकाल सकते हैं, या तो इस बैग, किसी में से एक में से निकाले होंगे, इस वजह से और केस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी, या तो इसमें निकालने की प्रोबेबिलिटी, या तो इसमें निकालने की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर दे रहे हैं। इसमें निकालने के लिए पहले हम बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं, इन तीनों से भाई इस बैग को मैंने पहले सेलेक्ट किया, फिर इसमें से रेड निकाला। ठीक है,
तो वो चीज़ 1/3 आ गया और यहाँ पे रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका मेंस में आया था, तो मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के लिए हैं मैंने, बाकी कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह के अलग से भी लिए हैं। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ उस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर मेंस में। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। अगर आपको फॉर्मूला याद भी आपने किया होगा तो हो सकता है कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे फॉर्मूला के बीच में, एन होगा, n+1 होगा या n+1/2 होगा, क्या होगा। तो बेटर क्या है, रिलेट कर लिया करो। मैं हमेशा रिलेट करता हूँ। जैसे अगर फर्स्ट एन नेचुरल है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है, तो मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मान लूंगा, 3 4 5। और अगर कोई सीरीज इवन है, लाइक इवन मतलब यूनिफॉर्म है, एपी में है, तो जो उसका एवरेज होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। जो उसका एवरेज होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा अगर मैं अगर मैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो मेरा आंसर 3 आ रहा है। 3 क्या, एवरेज जो कि मिड पॉइंट होता है। तो 5 लेने पे एवरेज 3 आ रहा है, तो ये कैसे आएगा, ये 5 + 1/2 से आएगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं n लूंगा, n टर्म्स लूंगा, तो उसका जो एवरेज आएगा वो n + 1/2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, n + 1/2। अगर मुझे फर्स्ट एन ऑड नंबर्स लेना है तो मैं चलो ले लेता हूँ 1 3 5 7 9, ये मैंने 5 ले लिया। तो इसका जो एवरेज आ रहा है, एवरेज क्या होता है, मिड पॉइंट होता है अगर वो सीरीज आपकी यूनिफॉर्म हो, एपी में हो। ठीक है, तो आप देखो आपने 5 ऑड नंबर्स लिए तो इसका एवरेज 5 आ रहा है। मतलब अगर आप n ऑड नंबर्स लोगे फर्स्ट वाले तो आपका n इसका क्या आएगा, एवरेज आएगा। वहीं पर अगर इवन लेना तो मैं 5 मान लेता हूँ, 2 4 6 8 10 ऐसे मान लिया। तो आपने देखा कि इसका जो मिड पॉइंट है, जो एवरेज है वो 6 है। ठीक है, तो आपने 5 इवन नंबर्स लिए तो उसका आंसर 6 आ रहा है। मतलब कहीं नहीं, अगर आप n लोगे तो आपका आंसर n+1 आएगा। मतलब बस ऐसे रिलेट करने के लिए, मतलब फॉर्मूला अगर भूल गए तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछा है कि फर्स्ट 91 इवन नंबर्स का आपको क्या बताना है, आपको बताना है एवरेज 91 इवन नंबर्स का। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 4 6 8 10 मैंने फर्स्ट 5 पे चेक कर लिया कि फर्स्ट 5 पे क्या आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट 5 पे 6 आ रहा है, मतलब n मैंने माना तो n+1 आ रहा है। तो 91 इवन नंबर है तो इसका आंसर 92 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इन रेडियस सर्कम रेडियस पे। इन रेडियस सर्कम रेडियस से क्वेश्चंस आपके काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, इसको हम अंतः त्रिज्या बोलते हैं। सर्कम रेडियस को हम परित्रिज्या बोलते हैं, इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन रेडियस आपका एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स बाई 2। ठीक है, ये आपका सेमी पेरीमीटर होता है। और आपका जो कैपिटल आर होता है, सर्कम रेडियस होता है, वो आपका ABC/4 इंटू एरिया होता है, जहाँ पे ABC इस ट्रेंगल की साइड्स है। अच्छा, ये होता क्या है इन रेडियस, ये भी समझ लो। एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल की तीनों साइड्स को टच करता हुआ जो सर्कल होता है, इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो इन सेंटर होता है, और इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो आपका स्मॉल r इन रेडियस होता है। अच्छा, इस सेंटर को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर कर दूं ना, इन तीनों एंगल्स का अगर मैं एंगल बाइसेक्टर कर दूं तो ये जहां पे मीट करेगा वही आपका इन सेंटर होता है। ठीक है, समझ गए। सर्कम रेडियस सर्कल के तीनों वर्टिसेस, सॉरी ट्रेंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जो सर्कल होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो आपका सर्कम रेडियस होता है। इसका ABC/4 एरिया होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है, ये सारे ट्रेंगल्स के लिए अप्लाई होगा, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, वहीं पे अगर इक्विलेटरल आ जाए तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद रखते हैं। हम इसको इस तरीके से ना करके, वैसे इस तरीके से भी यही आंसर आएगा, लेकिन हम इसको याद कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और समझो कि जैसे ये ट्रेंगल है, ठीक है, तो ये तो आपका इन सर्कल हो गया। अगर इसके वर्टिसेस से पास करें तो ये आपका सर्कम सर्कल हो गया। तो आप बताओ इस सर्कल का रेडियस बड़ा होगा या इसका रेडियस बड़ा होगा। इसका जो रेडियस हो गया ये स्मॉल r हो गया, इसका कैपिटल R हो गया। तो आपको पता है जो सर्कम रेडियस होगा वो हमेशा बड़ा होगा सर्कम इन रेडियस से। सर्कम रेडियस हमेशा बड़ा होगा इन रेडियस से। तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला आप याद कर लो, दो फॉर्मूला होता है, एक a/√3 होता है, एक 1/2√3 होता है। a/√3 और a/2√3। इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बड़ा ये है, छोटा ये है। तो छोटा मतलब इन रेडियस, बड़ा मतलब आपका सर्कम रेडियस। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी याद कर लो फॉर्मूला। जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2 होता है। ठीक है, वहीं पे जो सर्कम रेडियस होता है वो आपका हाइपोटेनस बाई 2 होता है। तो आपको ये तीनों ही फॉर्मूला याद रखना है, ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेंस का क्वेश्चन है, क्या आया है, ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल
विद सेंटर ओ। देखो ट्रेंगल आपका इंस्क्राइब्ड है सर्कल में, तो सर्कल के अंदर ट्रेंगल है, सर्कल के अंदर ट्रेंगल है, मतलब ये जो सर्कल है ना, ये ट्रेंगल के बाहर है, वर्टिसेस को टच कर रहा है, मतलब इसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो आपका सर्कम रेडियस कैपिटल आर होगा। देखो सिंपल सा एक बात समझो कि ये जो है ना, इसको मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, ठीक है। ये जो सर्कल है ये सर्कमस्क्राइब्ड है इस ट्रेंगल में, या जो ये ट्रेंगल है ये इंस्क्राइब्ड है इस सर्कल में, इसको मैं दोनों लैंग्वेज से बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस ट्रेंगल की साइड्स को देखोगे ना, ठीक है, तो ये आपको ट्रिपलेट दिखेगा, मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूस बाय 2 होता है। इसका हाइपोटेन्यूस ये है, इसका हाफ कर दोगे तो आपका 14.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब स्टैटिस्टिक्स में आपका मोड और मीडियन 2 का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि जो ग्रुप डेटा जो क्वेश्चन आता है, ग्रुप डेटा के क्वेश्चन को पहली बात तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोड क्या होता है, जो डेटा सेट में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड डेटा जो होता है उसको हम बोलते हैं मोड। जैसे अगर आपको डेटा सेट दिया है नॉर्मल, जैसे मान लो 2 5 5 8 7 7 7, अगर आपको ये डेटा सेट दिया है तो इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट आपका ये हो रहा है 7 7 आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट आपका 7 हो रहा है, तो ये आपका जो 7 है वो आपका मोड हो जाएगा इस केस में। लेकिन ये तो आपको ग्रुप डेटा दिया है। ठीक है, वैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आप सर्च करना, प्रोबेबिलिटी मैंने 2.5 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आपके सारी काम की चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी 2.5 घंटे में। स्टैटिस्टिक्स मैंने 1 घंटे में करा रखा है सिर्फ, आप जाकर देख लेना आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि मैं इस साल अपडेट करूँगा वो लेक्चर्स, दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। लेकिन अगर आप उसको भी देख लोगे ना, आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है कहीं और भटकने की, तो वो आप लेक्चर्स जाके देख लेना। ठीक है, बाकी मैं दोबारा कराऊंगा, लेकिन आप वेट मत करो किसी चीज़ का। ठीक है, आप अपनी भाई जो चीज़ आपको मिले वो आप खत्म कर दो। ठीक है, तो मोड अगर मुझे निकालना है ग्रुप डेटा का तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देख लो, हम लोग जुगाड़ से ही लगाएंगे, हमें ये सब फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम जुगाड़ से ही इसका आंसर निकाल देंगे विद इन 10 से 15 सेकेंड। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर्मूला फिर भी याद कर लो, आपसे फॉर्मूला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी था 1 साल आपसे। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद करना है। हाँ, तो पहली बात तो मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितने डेटा आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट ये हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया मॉडल क्लास, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो मोड के केस में हम मॉडल क्लास को लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारा काम पड़ता है। ये आपका लोअर लिमिट होता है, लेकिन लोअर लिमिट किसका, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। लेकिन लोअर लिमिट आपको मॉडल क्लास का लोअर लिमिट देखना है, तो मॉडल क्लास ये, तो इसका लोअर लिमिट आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है ये चीज़ है, ये आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, एच के साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, आप देखो यहाँ पे जो साइज है वो 5 5 का साइज है, 30 - 25 जो है वो 5 होता है, तो ये 5 5 का साइज है, आपका इवन ही रहेगा। तो यहाँ पे जो साइज निकल के आ रहा है वो आपका हो जाएगा एच। ठीक है, तो जो इसका साइज है, साइज इक्वल्स टू 65 - 50, यहाँ पे थोड़ा सा 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये डेटा थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे 55 है, 55 है। ठीक है, तो आपका 55 - 50 आपका 5 आ रहा है, तो यह 5 आपका साइज हो गया। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ये आपका 55 है, 55। ठीक है, ये आपका 55 है। तो जो यहाँ पे साइज निकल के आ रहा है, साइज, जो साइज है यहाँ पे साइज, वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, मतलब 55 - 50 इक्वल्स टू 5, तो ये आपका एच आ गया, एच। अब ये F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ये हो गई, तो ये आपका F1 हो गया, ये आपका F1 हो गया। इसके जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F0 हो गई, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 हो गई, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको सब कुछ पता है, आपको अगर मोड निकालना है, आपको L पता है, पहली बात तो आपको मॉडल क्लास फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल, कैसे फाइंड करेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो आपका मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, तो आपको L पता है, F1 पता है, आपको F0 पता है, आपको F1 F0 F2 पता है, और आपको H भी पता है, आपको सब कुछ पता है।
तो अब आप अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको मोड का फॉर्मूला याद रखना है। एल और एच ये आपको मीडियन के फॉर्मूले भी दिखेगा, एल ऐसे लिखा रहेगा एल प्लस, और एच आपका यहाँ पे लिखा रहेगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे कैसे याद किया है, 10102 10102 और यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ मीडियन का, देख लो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने क्या बोलता है, एल आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, एच आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, आपको इतना याद करना है, n/2 माइनस CF/F। अब ये होता क्या समझते हैं। अब पहली बात तो आपको मीडियन क्लास समझना पड़ेगा कि ये मीडियन क्लास क्या है, मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्या होता है पहले ये समझो। जैसे अगर आपको मैं एक असेंडिंग, पहली बात तो जो भी आपका डेटा सेट होना चाहिए वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। उसके बाद आपको मिडिल टर्म देखना है, जो मिडिल टर्म है वही आपका मीडियन है। जैसे अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, 11, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अगर नहीं तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म है, आप देखो मिडिल टर्म 3 यहाँ निकाल दो, 3 यहाँ निकाल दो, तो ये मिडिल टर्म है, यही आपका मीडियन हो जाएगा। जो सबसे बीच में वो आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है, तो जो बीच वाला टर्म है वो आपका हो गया क्या, वो आपका हो गया वो। अगर यहीं पे एक और टर्म लिख दूं मैं, यहाँ पे जैसे ये लिख दूं, तो अब बीच में 2 टर्म्स आ रहे हैं, 3 इधर 3 इधर, बीच में ये दोनों टर्म्स आ रहे हैं। तो फिर उस केस में मैं इन दोनों का एवरेज लूंगा, मतलब 8 + 5/2 कर दूंगा, तो आपका ये 6.5 निकल के आएगा। तो ये आपका क्या है, आपका मीडियन निकल के आएगा। तो अगर बीच में सिंगल टर्म है तो वही मीडियन हो गया, अगर मिडिल में 2 टर्म्स हैं तो उनका एवरेज आपका मिडिल टर्म हो गया, मतलब मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये आप ऐसे मीडियन निकालते हो, मीडियन मतलब जो सबसे बीच में है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी मतलब 0 से 5 तक 3 डेटा आ रहा है, 5 से 10 तक 5 डेटा आ रहा है, 10 से 15 तक 4 डेटा आ रहा है, ये ग्रुप्ड डेटा है। तो ग्रुप डेटा का मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ ना, ये ग्रुप्ड डेटा का निकालने के लिए, जब आपको ऐसे दिया होगा ग्रुप्ड डेटा। अदरवाइज तो बहुत ईजी है, अदरवाइज तो आपको देखना अगर मोड निकालना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है वो आपका मोड हो गया, जो बीच में आ गया वो आपका मीडियन हो गया। ठीक है, अगर वो ग्रुप डेटा नहीं है तब, अगर वो ग्रुप डेटा है तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास क्या है उसको समझने के लिए पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने होंगे। ठीक है, मतलब n निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी का सम करना होगा। तो 5 3 8 4 12 2 14 7 21 6 27 5 32, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 32 हो गया, 32 हो गया, तो बीच में जो टर्म आएगा 2, वो 16th और 17th टर्म 2 आएंगे बीच में। अगर भाई 7 टर्म मान लो 15 टर्म्स हैं, तो 7 इधर 14 हो गया, और बीच वाला टर्म आपका मीडियन हो गया। लेकिन अगर 32 है तो 32 है तो 16 इधर 16 इधर, बीच में 2 टर्म्स आएंगे आपके। तो यहाँ पे जो 16th टर्म है और जो 17th टर्म है वो आपका, इन दोनों का एवरेज लोगे तब आपका मीडियन निकलेगा। लेकिन ये 16th और 17th टर्म लाई कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे लाई करेगा, तो भाई 3 टर्म्स यहाँ पे आ गए, 5 3 8 4 12 और 12 2 आपका 14 आ गया, और यहाँ पे 14 7 21, तो मतलब 15 से 21 तक जो टर्म है, जो 15th से 21st टर्म है वो आपका इसमें लाई करेगा। तो जो आपका मीडियन है, मीडियन आपका इसमें लाई करेगा। तो अगर मीडियन इसमें लाई करेगा तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होती है कि यहाँ तक कितने डेटा आ चुके हैं, यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कह लो कितने हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूँ तो यहाँ तक आपके टर्म 3 है, यहाँ तक आपके 5 और 3 8 हो गया, तो ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 हो गया, फिर निकालने के लिए 3 और 5 को ऐड कर देता हूँ, आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 4 12 आ गया, 14 आ गया, 21 आ गया, 27 आ गया, और ये आपका 32 आ गया। तो ये होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसे मान लो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है तो ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हुई, तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्यों जोड़ूँ, इसको जोड़ना है, और यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी जोड़ के यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो इस वजह से जैसे अगर मुझे यहाँ तक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, अगर इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे पूरा जोड़ना है, तो मैं पूरा क्यों जोड़ूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक, सॉरी एक सेकेंड, मैं यहाँ से यहाँ तक इसका देख रहा था ना, हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो मैं ऑलरेडी जोड़ के यहाँ पे लिख चुका हूँ ना, तो मैं इसमें इसको जोड़ के ऐसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखूंगा। ठीक है, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुझे इस मीडियन क्लास से पहले वाली लेनी है, तो ये आपका CF निकल के आएगा, ये आपका क्या निकल के आएगा, CF निकल के आएगा, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आपको F की वैल्यू पता चल गई। देखो L की वैल्यू आपको पता है भाई, ये L हो गया। ठीक है,
यहाँ पे h की वैल्यू आपको पता है, h आपका होता है साइज 5 - 0.5 हो गया, n नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ 16 हो गया, और माइनस CF क्या है, f क्या है, इस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि ये है 7 है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी ये है, और CF उसके जस्ट प्रीसीडिंग जो मीडियम क्लास है उसके प्रीसीडिंग उसके जो मीडियम क्लास है इसके पहली वाली क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब 14। ठीक है, तो ये आपको CF पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, आप इजीली मीडियन निकाल सकते हो। बट आपको ये सब फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं आपको जुगाड़ सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर लोगे बिना फॉर्मूला यूज किए, विद इन 8 से 9-10 सेकेंड में कर लोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मुझे मोड कैलकुलेट करना है, मोड, पहली बात बता दूं, ये जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया ना, इससे आपके एग्जैक्ट कैलकुलेशन निकल के नहीं आती, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा डाटा कितना रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपको ये नहीं पता, जैसे 30 से 35 के बीच में हो सकता है 3000, 3100, 3200, 3300, 3500, 3400, 3500। ठीक है, वैसे इसको हटा दो, तो आपका मान लो ये है। अब आपको नहीं पता कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपको नहीं पता। आपको बस इतना पता है यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टर्म्स आ रहा है वो 53 आ रहा है। तो आप पहली बात तो जो वैल्यू निकालते हो वो एग्जैक्ट ना निकाल के अप्रॉक्स निकालते हो। इतनी बात क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम निकालेंगे कैसे, आपको देखना है। पहली बात तो ये समझो कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा, जो आपका मोड है वो इसके बीच में ही लाई करेगा। जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा आपका जो मोड है, जैसे आपको इसका मोड पूछा है तो आपने ये टेबल देखा, सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन इसकी है, तो आपका मोड 30 से 35 के बीच में ही लाई करेगा। तो 30 से 35 के बीच में ये 3 ऑप्शन हैं, ये नहीं तो इसको आप तुरंत कट कर दोगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि ये 53 है, इसके आगे वाला 42 है, इसके पीछे वाला आपका 20 है। तो मतलब इसके बाद वाला ज़्यादा रिपीट कर रहा है, इसके पहले वाला कम रिपीट कर रहा है। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूँ, इस 30 से 35 का मिड पॉइंट मतलब 32.5 ले लूँ, तो इसके बाद वाला, क्योंकि आपको पता नहीं इसके बाद वाला ज़्यादा रिपीट कर रहा है, तो मतलब ये समझो कि इसके मिड पॉइंट से 35 में ज़्यादा रिपीटेशन हुई होगी और इसके पहले में कम रिपीटेशंस हुई होंगी। जैसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे 25 से 30 जो है वो आपके 20 आ रहे हैं, यहाँ पे 30 से 35 तक आपकी जो रिपीटेशन है 53 आ रही है, और यहाँ पे 35 से 40 तक जो रिपीटेशन आ रही है वो आपकी 42 आ रही है। तो मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आप देख रहे होगे कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट ये हो रहा है, और इसके बाद वाली जो क्लास है वो भी ज़्यादा रिपीट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू इधर। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, आप ये समझो कि इधर वाले टर्म्स ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे, इधर वाले टर्म्स कम रिपीट हो रहे होंगे, क्योंकि इसके आगे वाला जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड ये बताता है कि जो इसमें भी मिड पॉइंट के इधर वाली चीज़ें ज़्यादा रिपीट हो रही होंगी, इधर वाली चीज़ें कम रिपीट हो रही होंगी, क्योंकि ये जो आगे ट्रेंड है ना वो इस चीज़ को डिनोट करता है, जो आगे इसका ट्रेंड दिख रहा है वो इस चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ से हमें सिंपल ईजिली क्या पता लगाना है, हमें ये देखना है कि मिड पॉइंट इसका 32.5 आएगा, इसका जो मिड पॉइंट है वो 32.5 आएगा। तो जो आपकी वैल्यू लाई करेगी मोड वाली, क्योंकि मुझे पता है मोड इसके बीच में लाई करेगा, लेकिन इसके बीच में भी फर्स्ट हाफ में लाई करेगा या बाद के हाफ में लाई करेगा, ये डिसाइड होगा इसके बाद वाला ज़्यादा रिपीट हो रहा है या इसके पहले वाला ज़्यादा रिपीट हो रहा है। इसके बाद वाला रिपीट हो रहा है ज़्यादा, तो मतलब सेकेंड हाफ में लाई करेगा, मतलब इसका जो आंसर है 32.5 से लेकर 35 के बीच में आएगा। तो अब आपका ऑप्शन एक ही है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं लगेगा कैसे करोगे। आपने यहाँ पे देखा सबसे ज़्यादा बार रिपीट ये हो रहा है, आपको पता है आंसर आपका 30 से 35 के बीच में लाई करेगा। 30 से 35 के बीच में अगर एक ही ऑप्शन है तो तुरंत टिक कर दो, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो आपको देखना है कि फर्स्ट हाफ में लाई करेगा, सेकंड हाफ में लाई करेगा। तो आपको दिख रहा है ये ज़्यादा है, मतलब सेकंड हाफ में लाई करेगा। अगर ये ज़्यादा हो तो फर्स्ट हाफ में लाई करता, सेकंड हाफ में ज़्यादा करेगा मतलब इसके मिड पॉइंट मतलब 32.5 से 35 के बीच में लाई करेगा। एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओ। तो आपको कितना, आपको 8 से 10 सेकंड ही लगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगा इसको सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रुप डेटा दिया है, आपको मीडियन बताना है। तो पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, L+N/2 - CF/F × H। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज जुगाड़ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, जुगाड़, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जुगाड़ से नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसका जुगाड़ थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगेगा। समझते हैं, ये फार्मूला से आप निकाल देना। अगर आप जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हो तो फार्मूला से निकाल देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात तो ये समझो कि अगर मैं इसका n निकालूँ तो 5 3 8 4 12 2 आपका 14 7 21 6 27 5 32। तो इसका जो आपका मिडिल टर्म होगा, यहाँ पे पहली बात तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे।
आपका 16th टर्म है और 17th टर्म है, ये दो मिडिल टर्म्स आएंगे, तो हमें इनका एवरेज लेना पड़ेगा, तब जाके आपका कहीं ना कहीं मीडियन आएगा। तो ये जो 16th और 17th टर्म है ये कहाँ पे लाई करेंगे, तो भाई देखो 5 3 8 4 12 2 14, तो 15 से लेके 21 तक जो टर्म है वो आपके यहाँ पे लाई करेंगे, मतलब 16वां 17वां टर्म भी आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो ये आपका हो गया मॉडल क्लास, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉडल क्लास। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, आप बताओ यहाँ पे जो 7 टर्म्स हैं टोटल, तो 15वां टर्म 16वां टर्म 17वां टर्म 18वां टर्म 19वां टर्म 20वां टर्म 21वां टर्म जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे इतने टर्म्स हैं इस मॉडल क्लास में। और आपको मीडियन जो निकालना है वो आपको इन दोनों का एवरेज लेना है। ये जो 16th और 17th टर्म है वो फर्स्ट हाफ में लाई कर रहे हैं या सेकेंड हाफ में लाई कर रहे हैं। देखो मीडियन निकालने का तरीका अलग है, मोड का अलग है। अभी मैं आपको मीडियन का बता रहा हूँ, फिर आपको मोड का दोबारा रिवाइज कराऊंगा। तो जो 16th 17th टर्म है ये आपके फर्स्ट हाफ में लाई कर रहे हैं। तो ये जो क्लास इंटरवल है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखो तो इसका मिड पॉइंट 22.5 है, तो 20 से 22.5 के बीच में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दो दिए हैं, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। ये आपका आया था पिछले साल, लेकिन इसके पहले जो आए हुए हैं ना वो आपके आराम से हो गए, ठीक है। उसमें तो ये भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ भी नहीं देखना, तो उसमें तो इसके बीच में एक ही वैल्यू दिया ऑप्शन में, जैसे 20 से 25 में एक ही ऑप्शन देता था पहले, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज चला गया है। तो अगर आप जैसे यहाँ पे 22.5, आपको ये तो पता चल गया ना कि 20 से 22.5 के बीच में लाई करेगा, ये तो आपको समझ में आ गया क्यों लाई करेगा, क्योंकि टोटल 7 टर्म्स हैं आपका यहाँ पे। एक बार दोबारा दिखाता हूँ, 15 16 17वां टर्म 18वां टर्म 19वां टर्म 20वां टर्म 21वां टर्म, आपको इन दोनों का मीडियन लेना है। आपको कहीं ना कहीं ये इसको ऐसे तो कह लो ना 16.5 टर्म आपको निकालना है, मतलब इसको जो इसका मिड पॉइंट है इसको ऐसे कह लो कि 16 पॉइंट आपको 5th टर्म निकालना है। तो ये आपका देखो फर्स्ट हाफ में लाई कर रहा है, तो मतलब ये भी आपका 20 से 22.5 के बीच में लाई करेगा। दो ऑप्शन है यहाँ पे, आपको दो ऑप्शन दिखे, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला लगा दो। लेकिन मैं आपको जो बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग से सोच सकते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप इसको फिर भी बिना फॉर्मूला अप्लाई किए कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे ध्यान से समझना, बहुत ही दिमाग लगेगा लेकिन समझ जाओगे, जो बच्चे समझदार हैं वो समझ जाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो 7 टर्म्स है, 15 16 17 18 19 20 21। और एक बात और समझो, पहली बात तो समझाने में समय लग रहा है, अगर आप एक बार समझ गए ना तो फिर आपको करने में समय नहीं लगेगा। मतलब आप ये सोच रहे हो यार इतना समझने से पहले मैं बेसिक से कर लूँ, समझाने में समय लग रहा है। आप एक बार समझ गए तो इसको आप ओरली निपटा दोगे, ओरली, ठीक है। तो ये जो बीच वाला, इसमें अगर मैं मिडिल टर्म की बात करूँ तो ये 18th टर्म है मिडिल टर्म। अगर मैं इस पूरे मॉडल क्लास की बात करूँ, इस मॉडल क्लास का जो मिडिल टर्म है वो 18th टर्म है। तो अगर मैं इसका मिडिल की बात करूँ तो इसका 22.5 होगा, मतलब कहीं ना कहीं 18th टर्म जो होगा वो आपका 22.5 होगा, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो क्योंकि 20 से 25 तक तो आपका 18th टर्म ये हो गया। जो आपका 15th टर्म है इसको आप 20 मान सकते हो भाई, क्योंकि 15 टर्म से स्टार्ट, तो आप ये समझ लो कि 20 होगा, ये वाला लास्ट टर्म आपका 25 होगा और ये आपका ये होगा। तो आप बता दो ये जो टर्म है, ये वाला जो आपको इसका मिड पॉइंट निकालना, तो आप ये कह लो 16.5 वाला जो टर्म होगा वो कौन सा होगा, किसके आसपास होगा, वो ये होगा या ये होगा। आप बताओ इसका जो मिड पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 2.5 में 1 पॉइंट समथिंग, मतलब ये आपका 21 पॉइंट समथिंग जाएगा, 21 पॉइंट समथिंग जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। वो ये जो टर्म है ना 20.453 ये आपका 15वां 16 टर्म के बीच में कहीं आएगा, ये कहीं ना कहीं, ये आपको इतना शुरू में नहीं आएगा। आपको ये वैल्यू निकालनी है तो ये आपका 21 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब ऐसा नहीं कि आपको ये सब करने की जरूरत थी, सिंपल सा आपको ये करना था। आपको पता है कि 14 टर्म यहाँ पे आ चुके, तो 15वां 16वां जो टर्म आएगा वो शुरू में आएगा। यहाँ पे टोटल 7 टर्म्स है ना, तो जो 16वां 17वां टर्म है वो आपका शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, मतलब फर्स्ट हाफ में आएगा। 20 से आपकी 22.5 तक वैल्यू लाई करेगी। दो ऑप्शन हैं, आपको ये सोचना है कि यहाँ पे भी जो आपके टर्म आ रहा है ना, तो वो 16वां 17वां थोड़ा सा बाद में आ रहा है, एकदम शुरू में नहीं आ रहा भाई। शुरू में 15वां आएगा, फिर 16वां आएगा, फिर उसके बाद कहीं जाके आपका 16.5 टर्म आएगा, एकदम शुरू में नहीं आएगा। ये जो वैल्यू है एकदम शुरू की वैल्यू है, एकदम शुरू की। तो आपका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, 20 से 22.5 के बीच में लाई करेगा। तो आपका इस वजह से ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, मतलब कोई एक लाइन है, कोई एक पॉइंट दिया, तो इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपसे पूछ सकता है।
तो लाइन की जो इक्वेशन होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है। तो ये जो x1 आई है मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे a तो आपको वैल्यू दिया होगा, जैसे आपको ऐसे दिया 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ऐसे आपको लाइन की इक्वेशन दिया होगा। तो आपसे बोलेगा कि भाई 3,4 पॉइंट से आपको इस लाइन की दूरी बतानी है, तो क्या करोगे, इस 3 और 4 को x और y की जगह पुट कर दोगे। यहाँ पे आप 3 पुट कर दोगे, यहाँ पे आप 4 पुट कर दोगे, और अपॉन में क्या करना है, रूट ऑफ x का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर ये कर दोगे। वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। यहाँ पे जो x1 y1 है ना, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया x और y की जगह, तो आप देखो वही चीज़ a x1 हो गया, b y1 प्लस c हो गया, ठीक है। और नीचे क्या किया है, इस x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर वो कर दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट कर दिया है, और इसका मॉड ले लिया, क्योंकि डिस्टेंस आपका निगेटिव में भी आ सकता है, तो आपको उसको पॉजिटिव बना के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मॉड ले लेना है, ठीक है। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछे तो कुछ नहीं करना। अगर पैरेलल लाइंस है तो आपको ये सेम देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है। ये आपका पैरेलल लाइंस के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये इक्वल ना दिखे ना, तो भी आपको इक्वल बनाना है पहले। तो अगर आपको ये चीज़ें सेम दिख रही हैं यहाँ से यहाँ तक, तो फिर कुछ नहीं करना है, c2 माइनस c1 करना है, और अपॉन में वही चीज रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका x के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, आपके y के कोफिशिएंट का स्क्वायर है, इसका ये, और इसका मुझे मॉड लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू निगेटिव नहीं लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये दे दे कि 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, वहीं आपको ये दे दे कि 4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आपको ये दे दिया, आपसे पूछ लेगा भाई इसके बीच का, ये दोनों पहले बात तो पैरेलल लाइंस है, कैसे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, क्योंकि आपका ये भी हाफ आ रहा है, ये भी हाफ आ रहा है, तो मतलब पैरेलल लाइंस है। तो लेकिन आपको इसको इसकी तरह दिखाना है, तो आप इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, या इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे ये चीज़ सेम दिखनी चाहिए, तो यहाँ का 4x प्लस 6y और यहाँ का प्लस 14 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये सेम हो गया। अब आपको c1 माइनस c2 करना है, अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। अब लेकिन पहले आपको ये दोनों सेम बनाना है, उसके बाद ही आप ये अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा है कि इफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना टचेस द लाइन इतना, ठीक है, मतलब एक सर्कल है वो इस लाइन को टच कर रहा है, तो लाइन को टच कर रहा है मतलब ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, टच कर रहा है मतलब टेंजेंट। तो ये लाइन की इक्वेशन दिया है आपको, ठीक है, और आपको क्या बताना है, सेंटर आपको दिया है 2,3 सेंटर दिया है, आपको बताना है रेडियस। तो अगर मैं इससे इस जहाँ पे टच कर रहा हूँ वहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका रेडियस हो गया। तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको सिंपल बताना है कि इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी बताना है। तो कैसे बताया था, ये जो आपको 2,3 दिख रहा है वो आपको x और y की जगह पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7, और डिवाइड में क्या करना था, डिवाइड में रूट ऑफ a स्क्वायर, a x का कोफिशिएंट है और ये y का कोफिशिएंट है, ठीक है, a और b, तो रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका 4 दूनी 8, 8 6 आपका 8 और 9 माइनस 7 2 हो गया, तो 8 2 10 और 10/5 आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 2 यूनिट आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा पिरामिड देख लो, ठीक है। तो पिरामिड का पहले अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, जनरल फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, बेस एरिया, बेस इंटू एरिया क्यों कर रहा हूं, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, इस हाइट की बात हो रही है, इस हाइट की। ये आपका वॉल्यूम होता है, चाहे कोई भी बेस हो, चाहे स्क्वायर बेस हो, चाहे इक्विलेटर ट्रायंगल का बेस हो, चाहे पेंटागन का बेस हो। तो क्या करना है, 1/3 इंटू बेस एरिया मतलब इसका एरिया इंटू हाइट कर दोगे तो आपका ये वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, पिरामिड चाहे जो, ठीक है। अगर यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि आप मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना वैसे आसान है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता तो भी आसान है। आपको स्लैंट हाइट दिया होगा, ये स्लैंट हाइट होती है, तो आप इस फेस का एरिया निकाल लो, इस फेस का एरिया कैसे निकालोगे,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जैसे अगर मुझे इसका निकालना हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको इस वाले फेस का एरिया निकल के आ गया। यहाँ पे 3 फेस हैं, तीनों रेगुलर है, इक्वल दिया होगा, तो इंटू 3 कर दोगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। जब आप ये फार्मूला लगाओगे तो जो एक जनरल फार्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आता है, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, स्लैंट हाइट एल, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा जब आप उसी फार्मूला को देखोगे ना। जैसे अगर मैं इसमें कर दूं, जैसे अगर मैं इसमें दिखा देता हूं आपको, मैंने क्या बोला, हाफ इसका बेस मान लो ए, हाफ इंटू बेस इंटू स्लैंट हाइट मान लो एल, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया 3, क्योंकि 3 फेसेस हैं इसमें और मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इंटू 3 कर दिया। तो आपको ये 3a जो है ये आपका पेरीमीटर ऑफ बेस ही तो है भाई, 3a आपका पेरीमीटर ऑफ बेस ही तो है। तो हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, वही चीज़ यहाँ पे किया। अगर टी ऐसे निकालना हो तो कुछ नहीं, टी ऐसे निकालना हो तो भाई सी ऐसे में आप बेस एरिया को ऐड कर दोगे। अब बेस एरिया आपका कैसा, अगर स्क्वायर बेस है तो ए स्क्वायर, अगर ट्रायंगुलर बेस है तो √3/4 ए स्क्वायर। अगर इक्विलेटर दे, बल्कि मैं तो आपको रेगुलर ही देगा ना, इक्विलेटर देगा, रेगुलर पेंटागन देगा, रेगुलर हेक्सागन देगा, ऐसे ही देगा। तो ये तो जनरल फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे जो स्लैंट हाइट है ना, कभी कभी आपको स्लैंट हाइट नहीं देगा, आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो इसका अगर आपको हाइट दे देगा और आपको ये दे देगा, आपको स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा, इसमें भी स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूं इसमें, तो इसमें तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ, ये आपका हाइट परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो अगर ये ए है तो भाई ये भी पूरा ए होगा, और इसका ये मिड पॉइंट है तो ये आपका a/2 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो निकल के आ रहा है वो आपका a/2 निकल के आ रहा है। ये आपका h है, ये परपेंडिकुलर, आप पाइथागोरस लगा दो तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका जो स्लैंट हाइट है, अरे यार, अरे एक मिनट रुक जाओ। इसका जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, इसका जो स्लैंट हाइट है, जो यहाँ पे एस लिखा हुआ है, या स्लैंट हाइट में लिख देता हूँ, स्लैंट हाइट, इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो √h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। ये आपका स्लैंट हाइट निकल के आ रहा है इस केस में, स्क्वायर बेस के केस में। वहीं पे अगर मुझे ये निकालना है ना, तो ये पहली बात तो समझो, ये जो होता है ना पॉइंट, अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये जो पॉइंट है ये आपका सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए, ये होता है जी, क्योंकि मुझे अगर ये पता चल जाए, ये पता चल जाए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वही सेम पाइथागोरस लगाऊंगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू दिसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड होगा। और इक्विलेटर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सब ऑर्थो सेंटर, सब कुछ सेम पॉइंट पे ही लाई करता है। तो यही आपका इन सेंटर भी होगा। अगर ये इन सेंटर है तो ये जो सर्कल बन रहा है, भी मैंने देखा, ये आपका इन रेडियस हुआ कि नहीं। अगर मैं इस बेस को अलग से दिखाऊं तो अगर ये सर्कम सेंटर है तो मुझे यही तो डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आपका इन रेडियस हुआ, इन रेडियस ऑफ उसका। तो इन रेडियस तो मैंने अभी पढ़ा, a/2√3 होता है। अगर इसकी साइड a है, तो ये जो आपका निकल के आएगा, ये जो आपका साइड निकल के आएगा वो a/2√3 निकल के आएगा। तो अगर आपको स्लैंट हाइट, इस केस में अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है, तो आपका क्या निकल के आएगा, वो आपका h² प्लस a/2√3 का होल स्क्वायर का रूट। इतनी बात क्लियर है, कैसे निकाला, समझ में आया ना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10। इसकी हाइट मुझे दी है, मुझे बताना है कि इसके एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया CSA बताना है। पहली बात तो CSA होता क्या ये समझ लो। CSA आपका होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस। तो पेरीमीटर ऑफ बेस जो आपका आएगा वो यहाँ पे 40 आ जाएगा, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा, तो स्लैंट हाइट कैसे निकाल लेंगे, स्क्वायर बेस है तो कुछ नहीं भाई, ये आपको h दिया है, जो कि h यहाँ पे 10 दिया है, ये जो h दिया है ना, ये आपको 10 दिया है, ठीक है। और जो आपका ये है, क्योंकि आपको पता है कि साइड, इसकी साइड भी 10 है, तो ये आपका 5 निकल के आ जाएगा। तो जो यहाँ पे स्लैंट हाइट निकल के आएगा ना, स्लैंट हाइट हो गया, वैसे मैंने सेंटर में ना दिखाया, सेंटर में दिखाया नहीं, सेंटर में दिखा देता हूँ थोड़ा। ये आपका ये आपका a/2 है, मतलब ये 5 है, और ये आपका स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट जो निकल के आएगा आपका, वो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर निकल के आएगा, ठीक है, √10² प्लस 5 स्क्वायर
तो आपका ये 125 निकल के आएगा, जो 25 इंटू 5 होता है, तो ये आपका 5√5 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 5√5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका चला गया 20 टाइम्स, तो ये आपका 100√5 आ जाएगा। तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर दो लाइन आपको दी हैं, दो लाइन की इक्वेशन आपको दी होंगी, आपको पूछेगा कि जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या आपकी कोइंसिडेंट होंगी, या ऐसे ही पूछ सकता है कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपको यूनिक सोल्यूशन देंगी या इनफाइनाइट सोल्यूशंस देंगी या एक भी सोल्यूशन नो सोल्यूशन देंगी। तो वो कैसे पता लगाओगे? देखो ध्यान से। अगर लाइन इंटरसेक्ट, पहली बात तो सोल्यूशन क्या होता है, अगर ये लाइन है तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो वो इसकी सोल्यूशन हो गई। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आप मुझे वह एक पॉइंट बता दो जो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए उस लाइन पे होना चाहिए। तो ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों की लाइन पे है, मतलब ये पॉइंट दोनों ही इक्वेशन को आपका क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ पे मुझे सिंगल एक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई ये लाइन एक ही जगह तो इंटरसेक्ट कर रही है, मल्टीपल जगह थोड़ी इंटरसेक्ट कर देंगी। तो ये आपको एक यूनिक सोल्यूशन देगी, मतलब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वो आपको यूनिक सोल्यूशन देंगी, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो ये कभी मिलेगा ही नहीं, तो कोई आप ऐसा पॉइंट नहीं बता सकते जो दोनों ही लाइन पे हो। तो ये जो अगर लाइन पैरेलल है तो ये आपको नो सोल्यूशन देंगे। वहीं पे अगर लाइन कोइंसिडेंट है, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो दोनों ही लाइन को, मतलब कोई भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लो, वो दोनों ही लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिल जाएगा। तो अगर लाइन क्या है, आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो आपको वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अगर लाइन आपकी कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। अगर लाइन पैरेलल है तो यहाँ पे आपको कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ये कैसे पता लगाना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, a1x p1, ऐसे आपको इक्वेशन दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हो 2x + 5y + 7 = ऐसे आपको इक्वेशन दिया रहेगा लाइन के, 3x + 7.5y + 10 = 0, ऐसे दिया होगा। तो आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट जो है वो a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b1 है, ये आपका b2 है। तो आपको चेक करना है a1/a2 = b1/b2 है, = c1/c2 है, या आपको a1/a2 नॉट = b1/b2 है, या a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, ये आपको चेक करना है। तो अगर आपका a1/a2 मतलब ये अगर आपका 2/3, यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे 5.7.5 देख लिया, ठीक है। तो आप देखोगे ये भी आपका 2/3 ही आ रहा है कट के, तो यहाँ पे आपका ये आपका इक्वल हो गया। लेकिन वहीं पर अगर मैं 7/10 करूँ तो ये आपका नॉट इक्वल है। यहाँ पे आप 2/3 आ गया, लेकिन ये 7/10 है, तो मतलब ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा कंडीशन है, ये आपका ये वाली कंडीशन है, सॉरी पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है। तो ये आपका पैरेलल लाइंस आ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि a1/a2 अगर नॉट = b1/b2 है तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मतलब यूनिक सोल्यूशन देंगी। अगर ये है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है तो ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, ये आपकी इनफाइनाइट सोल्यूशन देंगी। वहीं पर अगर ये वाला केस है तो ये आपकी पैरेलल लाइंस है और ये आपके नो सोल्यूशन देंगे। अगर a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 है तो ये आपकी एक भी सोल्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस कोई सोल्यूशन नहीं देती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, m की क्या ऐसी वैल्यू हो जाए कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये आपकी नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं दे, मतलब ये कोइंसिडेंट वाला केस है। मतलब a1/a2 = b1/b2 = c1, नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन, सॉरी नो सोल्यूशन मतलब पैरेलल लाइन। कोइंसिडेंट लाइन तो आपकी इनफाइनाइट सोल्यूशंस देती हैं। तो आपको सिर्फ ये वाला केस चेक करोगे आपका आंसर निकल जाता है, आपको ये वाला केस चेक करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर ये वाला केस होगा ना तो यहाँ पे नॉट = पूछा होगा कि नॉट = रहे, ठीक है। तो आपको सिर्फ a1/a2 = b1/b2 करना है। यहाँ पे a1/a2 मतलब 18/7 = -72/-m। तो ये माइनस से माइनस गया, ये 18 4 जाए तो आपका ये 7 4 जाए 28, m की वैल्यू 28 आपकी यहाँ से आ जाएगी। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नो सोल्यूशन का क्या होता है कंडीशन, a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2, ठीक है। अब आ जाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला आपको एक बार समझा दे रहा हूँ, बाकी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं आपको फील करा दूंगा। अच्छा ये अप्लाई कहाँ करते पर ये समझो। मान लो आप किसी मेले में गए,
वहाँ पे वो निशाना लगाने वाला वो लगाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, निशाना लगाने वाला। यहाँ पे गुब्बारे हैं, या मान लो एक टारगेट है, ये एक टारगेट है, इसको हिट करना आपको 5 चांसेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको ये टारगेट हिट करना है, आपको 5 चांसेस मिल रही हैं, 5 चांसेस मिल रही हैं। टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मान लो आपकी 1/3 है। तो अगर हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, न हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि आप इस 5 में से 3 टारगेट को हिट कर रहे हो। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि आप इस 5 में से 3 टारगेट को हिट कर रहे हो। तो पहली बात, जो आप 3 टारगेट हिट कर रहे हो वो पहला, दूसरा, तीसरा भी हो सकता है, वो पहला, दूसरा, पांचवा भी हो सकता है, वो दूसरा, तीसरा, चौथा भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन से 3 टारगेट आप हिट कर रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 5 में से 3 टारगेट्स को सेलेक्ट करना है, उसको आपको हिट करा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो उसी तरीके से है। आपको इस 5 में से 3 टारगेट को सेलेक्ट करना है और इन 3 टारगेट को हिट कराना है। तो भाई हिट कराने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 है। तो अगर आप एक टारगेट हिट कराओगे तो 1/3, दूसरा भी हिट कराओगे 1/3 और तीसरा भी हिट कराओगे तो 1/3। तो ये बेसिकली ना इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो मैं अब ये नहीं लिखूंगा 3 बार मल्टीप्लाई ना करके पावर 3 लिख दूंगा। तो आपने 5 में से 3 टारगेट को सिलेक्ट कर लिया और इसको आप हिट करा दिए। तो हिट कराने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और इसको कितने बार हिट करा रहे हो? 3 बार, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि आप 3 बार हिट कर रहे हो। 3 बार हिट करा दिए, लेकिन आप 2 बार हिट नहीं कर रहे हो, उसको भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप 5 शॉट ले रहे हो तो मान लो आपको 3 हिट करना, तो आप 3 को हिट करोगे और बाकी 2 को नहीं हिट करोगे। तो न हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। और ये कितनी बार हो रहा है? ये आपका 2 बार हो रहा है, ठीक है। अब यही फॉर्मूला ये है, समझ जाओ। तो यहाँ पे क्या है कि आप n क्या है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, कितने बार आप उस चीज को अटेम्प्ट कर रहे हो। इसमें से x क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, कितने बार आप हिट कर रहे हो। तो वही चीज मैंने लिखा 5 में से 3 हिट कर रहा हूं। अब ये p क्या है, हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मतलब सक्सेस, उस जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और इस ये जो आपने लिखा ना 3 बार आप हिट करा रहे, तो वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया था। क्यू क्या है, क्यू उस फेलियर की प्रोबेबिलिटी, मतलब अगर आप हिट करो तो क्यू क्या है, न हिट करने की प्रोबेबिलिटी। तो क्यू यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू मतलब 1/p। आपको पता है अगर आप कोई चीज़ हिट करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर p है तो न हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 - p होगी। तो वही क्यू की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 1 - p है, ठीक है। और कितनी बार आप हिट नहीं कर रहे हो भाई, अगर आप n में से x बार हिट कर रहे हो तो n - x बार हिट नहीं करोगे। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे आ चुका है। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला को मैंने बता दिया कि फॉर्मूला आया कैसे। आप ये सब चीज़ें देख लो, वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक पर्सन, ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो ये मैं सोचना मैं कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये आपका आया था 2022 में, ठीक है। अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स, मतलब 8 में से वो 5 बार शॉट को हिट करता है, ठीक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पे कह रहा है कि अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट, मतलब 8 में से वो 5 बार टारगेट को हिट कर सकता है। मतलब उसके टारगेट हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या जो सक्सेस की, मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस की, या चलो मैं लिख देता हूँ हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है। हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी भाई 8 में से 5 बार हिट कर रहा है, तो 5/8 इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। न हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब हिट न करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए भाई। वो 8 में से 5 शॉट हिट कर सकता है, मतलब हिट करने की प्रोबेबिलिटी 5/8 हो गई, और ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। अगर वो 10 शॉट्स फायर करता है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने 2 बार टारगेट को हिट किया है। अगर वह 5 बार, सॉरी, अगर वो 10 बार शॉट को फायर करता है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है उसने टारगेट को 2 बार हिट किया है। तो वो भाई 2 जो टारगेट हिट करा है वो पहला दूसरा भी कर सकता है, पहला 10वां भी कर सकता है, दूसरा तीसरा भी कर सकता है, चौथा 7वां भी कर सकता है। तो आपको पहले नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि भाई 2 शॉट्स को सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो आप क्या करो, आप इस 10 में से 2 शॉट्स को सिलेक्ट कर लो। मैंने 10 में से 2 शॉट्स को सिलेक्ट कर लिया, और जो आपने 2 शॉट सेलेक्ट किया उसको आपको क्या करा देना है, उसको आपको हिट करा देना है। तो इन दोनों शॉट्स को मैंने हिट करा दिया, और जो बचे हुए शॉट्स हैं, जो बचे हुए 8 शॉट्स हैं, 8 शॉट जो बचे हुए हैं उसको आपने हिट नहीं कराया। तो सिंपल ये चीज़ आपका आ गया। कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, हमने बिल्कुल बेसिक से सोच के किया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो।
तो 10C2 जो होता है वो आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल होता है। तो आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल से आपका नीचे का 8 फैक्टोरियल चला जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो आपका 9 बचे 45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 45 आ चुका है। इंटू यहाँ पे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे तो आपका 8 की पावर क्या आ रहा है, 8 की पावर 10 आ रहा है। ठीक है भाई, 8 की पावर 2 यहाँ, 8 की पावर 8 यहाँ पे और 8 की पावर 2 यहाँ पे, तो आपका नीचे 8 की पावर 10 आएगा। और ऊपर की बात करूँ तो ऊपर 3 की पावर 8 है, उसको मैंने एज इट इज ही लिख दिया 3 की पावर 8। और यहाँ पे आपका क्या रहा है, यहाँ पे आपका 25 और आ रहा है, मतलब 45 को 25 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। तो 1125 आ रहा है, 1125 इंटू 3 की पावर 8 अपॉन 8 की पावर 10। तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है, आपको वर्टिसेस दिया है। ठीक है, तो इसी में आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, और अगर आप 4 कोऑर्डिनेट्स दिया है तो आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकालोगे, दोनों आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, आपको इसमें से किसी एक को 0 बना लेना है, मतलब शिफ्ट कर देना है। तो जो भी आप ऑपरेशन करोगे वो आपको सब पे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल रखते हैं, 3 और 2 घटा दूंगा तो ये आपका 0 0 बन जाएगा। तो आपको सब में से 3 और 2 घटा देना है। तो अगर मैं 3 और 2 घटाऊंगा तो ये आपका 0,0 हो जाएगा। इसमें से 3 और 2 घटाऊंगा तो इसमें से 3 घटाऊंगा -6 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 3 घटाऊंगा तो -4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। इसमें से 3 और 2 घटाऊंगा तो -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना, अब आप क्वाड्रिलेटरल बना ही लो। ठीक है, 4 वर्टिसेस दिए हैं आपको, -6, -1 दिया है, -4, -2 दिया है, 0, 0 दिया है और -2, -4 दिया है। अब आपको डायगोनल ड्रॉ करना है, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि 0, 0 आपको जरूर लेना है। तो मैंने ये डायगोनल बना दिया और 0, 0 को जरूर इंक्लूड करना है डायगोनल में। क्यों? क्योंकि अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रिलेटरल की तरह नहीं, 2 ट्रायंगल की तरह ट्रीट करोगे और आप दोनों ट्रायंगल के एरिया निकाल दोगे, जो कि बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो उसमें दोनों ही ट्रायंगल में आपका एक वर्टिसेस 0 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो देखो कैसे निकालते हैं। आपने 0 0 कर दिया, मतलब शिफ्टिंग कर, मैंने प्रॉपर ना इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे मान लो ये आपका क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे आ रहा है, तो मैंने क्या किया है, इसको वर्टिसेस पे इसको कुछ इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो जैसे अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक तो 0 0 हो गया, जो बचे हुए 2 हैं मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले को बाहर वाले से, और अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करना है, उसका डिफरेंस लेना है और हाफ कर देना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ये आपका -6 इंटू 2 -12 हो जाएगा, और माइनस कर दूंगा यहाँ पे -4 आपका +4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया, तो ये आपका 8 आ गया एरिया, आपका एरिया 8 आ गया। दूसरे वाले को अगर मैं देखूं तो मुझे ये 2 दिख रहा है, तो इसमें बाहर वाला ये है और इसमें बाहर वाला ये है। ठीक है, और अंदर वाला ये है, अंदर वाला ये है। तो आपका ये 6 चौक 24 हो गया, 24 माइनस अंदर वाला आपका -2 आ जाएगा, मतलब +2 आ जाएगा, और माइनस करोगे तो, और इसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 11। तो 11 + 8, इसका एरिया 8 आ गया, इसका एरिया 11 आ गया, तो 11 + 8 आपका 19 आ गया। समझ में आया? आसान था कि नहीं? ठीक है, क्लियर है। मतलब ये समझो ना कि जैसे आपको 3 वर्टिसेस पता है, आपको एक को 0 बना लेना है और मतलब शिफ्ट कर देना है। तो जो भी इसको अगर 0 बनाने के लिए मैंने -3 -2 किया, तो ये मुझे सब में करना है। तो मान लो अगर आपको भाई ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे, अगर आपको इस ट्रायंगल का एरिया बताना है तो कुछ नहीं करना है, ये तो 0 0 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसका डिफरेंस लेना, उसका हाफ कर देना, उसका मॉड कर देना, क्योंकि आपको वैल्यू नेगेटिव में नीचे आपको मॉड कर देना है। तो इसका अलग एरिया निकालोगे तो मैंने वैसे तो -8 आ रहा था, लेकिन मुझे मॉड करना है, मॉड पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। तो इसका एरिया 8 हो गया, इसका एरिया 11 हो गया, जोड़ दो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अ डिफरेंट नंबर ऑफ लाइट बल्ब्स आर प्रेजेंट इन 3 बॉक्सेस। द फर्स्ट बॉक्स में आपका ये है, सेकेंड बॉक्स में क्या लिखा है, द सेकेंड बॉक्स हैज़ 8 बल्ब्स, 8 बल्ब्स हैं जिसमें 3 आपके डेड हैं। ठीक है, थर्ड बॉक्स में आपके 9 बल्ब्स हैं जिसमें 2 आर डेड हैं। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी बतानी है, आप एक सेलेक्टिंग अ डेड बल्ब रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द 3 बॉक्सेस। तो वही जो हमने ऊपर किया था वही चीज़ यहाँ पे भी करना है।
आपको पहली बात तो डेड बल्ब निकालना है और किसी भी एक से निकालना है, तो आप पहले से भी निकाल सकते हो, या तो दूसरे से निकाले होगे या तो तीसरे से निकाले होगे। तो और करेंगे तो पहले मैंने बॉक्स को सिलेक्ट किया, बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसमें से मैंने डेड बल्ब निकाला, तो टोटल 12 बल्ब्स हैं, इसमें 5 डेड हैं, तो 5/12। दूसरा बॉक्स सिलेक्ट किया, इसमें से डेड बल्ब निकाला, तो इसमें 8 बल्ब्स हैं और डेड वाले 3 हैं, तो 3/8 हो गया। फिर मैंने तीसरा बॉक्स सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसमें आपके 9 बल्ब्स हैं जिसमें आपके 2 डेड हैं, तो 2/9। आपको क्या बताना था, आपको डेड बल्ब सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, मतलब आप एक बल्ब को सिलेक्ट अ डेड बल्ब रैंडमली फ्रॉम वन ऑफ द 3 बॉक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे तो बॉक्सेस आपको दिया है, तो यहाँ पे बॉक्सेस को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि आपको बोल दे कि इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60% है, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 30% है, और इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 10% है, ऐसे भी कह सकता है, ठीक है। फिर आपको कैसे करना होगा, मान लो सेम केसेस हैं, सेम बल्ब्स हैं, तो अगर आप इस बॉक्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60% है, मतलब 6/10 है इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। इसमें से डेड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/12 है। और दूसरा बॉक्स सेलेक्ट करो तो इसकी आपको पहले से दे रखा है प्रोबेबिलिटी 30% है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं देखा है दिया तो आपको मानना है कि आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस हैं, एक को सेलेक्ट करने के लिए 1/3। लेकिन अगर अलग से मेंशन है कि इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 60% है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 30% है, तो अगर इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 30% है तो आप इस बॉक्स को सेलेक्ट करो तो सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/10 और इसमें से डेड बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तो आप इस तरीके से कुछ करोगे उस केस में, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का मतलब क्या है, पहले तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। मतलब आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी जब आपको ये पता है कि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, याद कर लो, आसान है। देखो कैसे, अगर आपको याद, मान लो अभी कभी आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है डायरेक्ट, तो पहली बात तो इसका जो मतलब होता है ना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। ये जो वैल्यू ना इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, समझ रहे हो, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑलरेडी अकर हो चुका है और ये आपका होता है ए और बी दोनों साथ में हो रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लिखी है ना ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की ही लिखी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है। फॉर्मूला आपको सिर्फ इसलिए याद रखना है जिससे अगर कभी थ्योरेटिकल पूछ ले, भाई इसका 4 फॉर्मूला दिया बता, पूछ ले कौन सा सही है, उस केस के लिए याद करना है बस, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे वो बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को आपको ऊपर लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को नीचे लिखना है, और ऊपर आपको इसका रिवर्स करके लिख देना है बस। समझ गए फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये है तो ए को ऊपर बी को नीचे और इसका रिवर्स करके ऊपर लिख देना है बस, फॉर्मूला आपका याद हो गया, ठीक है। अच्छा इसको आपको ऐसे भी लिख सकता है, तो वो भी आपको समझना है, ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकता है, जैसे ऐसे भी लिख सकता है इस फॉर्मूला को, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। क्वेश्चन देख के ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं जिसमें रेड और वाइट बॉल्स हैं। जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें इतने रेड इतने वाइट हैं, सेकंड में तो आपका ये दिया है, थर्ड में आपका ये दिया है। एक बॉक्स को आप रैंडमली चूज करते हो, देखो यहाँ पे आप एक बॉक्स को चूज कर रहे हो और उसमें से एक बॉल निकाल रहे हो। अगर जो बॉल निकली हुई है वो रेड बॉल है, मतलब यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो भाई सिंपल से आपको बॉल निकालना है तो आप एक बॉक्स को चूज करोगे और उसमें से रेड बॉल निकालोगे, ठीक है। आपको रेड बॉल निकालना है ना तो पहले आप बॉक्स को सेलेक्ट करोगे फिर उसमें से रेड बॉल निकालोगे। यहाँ पे आपको दिया है कि जो बॉल निकली है वो रेड है, मतलब आपको ये दे दिया कि आप रेड ही बॉल निकाल रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है कि आपने जो बॉल निकाली वो सेकंड बॉक्स से निकाली है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी लिख रहे थे, अभी तक तो ये लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि रेड बॉल निकली है, मतलब यहाँ पे जो टोटल आउटकम है ना वो रेड बॉल का निकलना है, क्योंकि आपको पता है कि रेड बॉल निकली है। अब आपको ये बताना है कि जो आपने रेड बॉल निकाली है वो सेकंड वाले बॉक्स से निकाली है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको समझना क्या था, ये समझना था। पहले बात तो ये क्या है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि इवेंट बी जो है, मतलब जो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब रेड आपका ऑलरेडी निकल चुका है। अब आपको बताना है कि आपने
जो रेड बॉल निकाली वो सेकंड बॉक्स से निकाली है, मतलब यहाँ पे जो रेड निकालने की जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, आपको बताना है कि वो सब हमने सेकंड बॉक्स से निकाला है। तो ये होता है मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉक्स से निकालना जब रेड बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है। तो ये था ऊपर वाले फॉर्मूला का मतलब। तो आपको क्या करना है, जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी उसको आपको नीचे लिखना है। तो भाई आपने पहला बॉक्स सिलेक्ट किया 1/3, रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5, क्योंकि टोटल आपकी जो बॉल्स हैं वो आपकी 5 है। दूसरा बॉक्स सेलेक्ट किया, इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/11। तीसरा बॉक्स आपने सेलेक्ट किया, इसमें से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है 2/6। तो ये आपकी रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे यही चीज़ टोटल आउटकम है, क्योंकि आपको पता है कि रेड बॉल ही निकली है, तो जो टोटल आउटकम है वो आपका रेड बॉल का निकलना है। अब फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, फेवरेबल आउटकम जो चीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे पूछी क्या है कि जो बॉल निकली है वो सेकंड बॉक्स से निकली है, तो सेकंड बॉक्स से निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो भाई सेकंड बॉक्स से तो ये निकला है ना, भाई सेकंड बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी ये है, फर्स्ट बॉक्स से ये है, और ये थर्ड बॉक्स है। तो ये जो चीज़ है ये आपको ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या लिखना है कि आपने सेकंड बॉक्स से रेड बॉल निकाला है, तो सेकंड बॉक्स से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी और रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगा। तो बस ये चीज़ ऊपर कर देना है, ठीक है। तो आपको कोई फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, आपको चीज़ें फील करनी है। आप जब प्रोबेबिलिटी मेरे से पढ़ोगे, वीडियो देख लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें फील हो जाएंगी, ठीक है। अब एक फॉर्मूला याद रखना है, मोड का एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ करके करना है। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये आपको फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपको डायरेक्ट मीडियन दिया हो, डायरेक्ट मीन दिया हो और आपको मोड पूछा हो। आपको डेटा सेट, ऐसा नहीं कि आपने एक डेटा सेट आपको दिया है, मान लो 2 3 7 9 9 11 13 13 13, ऐसा आपको डेटा सेट दिया है, आपने मोड निकाल लिया, आपने मीडियन निकाल लिया और आपसे मीन पूछ ले, तो आप मीन क्या करो, इस फॉर्मूले से कर दो। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डेटा सेट दिया है, अगर आपको इसका मीन निकालना है तो इसका एवरेज निकाल दोगे, सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दोगे। मीडियन निकालना है तो मीडियन मिडिल टर्म निकाल लोगे, जो कि यहाँ पे 9 आ रहा है, मीडियन निकाल लिया। और मोड निकालना तो मोड ये हो गया। ऐसा नहीं कि आपने मीन निकाल लिया था, मीडियन निकाल लिया था, अब मोड पूछे तो इस वाले फॉर्मूले से अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं करना। अगर आपको डेटा सेट दिया तो आपको इसी से जाना है। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर आपको मीडियन दे दे, मीन दे दे, मतलब आपको डेटा सेट नहीं पता है, आपको बोल दे कि भाई मीडियन की वैल्यू ये है, मीन की वैल्यू ये है, तो आपको मोड की वैल्यू बताना, तो ये फॉर्मूला होता है मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। जैसे यहाँ पे कहा है, यहाँ पे क्या है कि पहले बात तो ऊपर वाले फॉर्मूला को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मीन दिया है, यहाँ पे आपको मोड दिया है, आपको मीडियन बताना है, तो आपको और कुछ नहीं पता, तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 2 मीन आपका 78 आ जाएगा, तो 78 और आपका ये ऐड हो जाएगा, तो आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।